डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले 3 दिनों में आपको कोई मैं टॉपिक पर वीडियो नहीं दे पाई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी था और कुछ मेरी वॉइस का प्रॉब्लम भी था, जिसकी वजह कर ये दिक्कत हुई। बट आप लोगों की दुआओं से अब सब कुछ ठीक है, तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैंने जिस टॉपिक को चुना है ये बीपीएससी सीडीपीओ के अतिरिक्त भी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए, रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, देखने में आया इससे कई प्रश्न हमारे आने वाले एग्ज़ामों में भी पूछा जाएगा और पीछे पूछा भी गया है। तो आज मैं जिस टॉपिक पर आपको लेकर चल रही हूँ वो टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर उससे संबंधित कुछ तथ्यों को अलग अलग वाइज छाट कर लिख रखा है, या मैंने पहले आपके लिए बोर्ड छोड़ दिया था कि शुरुआत में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको लिखकर रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने कुछ अलग अलग पॉइंटों में इन्हें विभक्त कर दिया है ताकि बहुत कम मटेरियल से आपको समझा सकूं। बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत कम मटेरियल कहने का मतलब है कि इस आंदोलन को हम लोग कहानी की तरह समझेंगे अगर, तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन उस दौरान जो कुछ डेट हैं, कुछ घटना है, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ स्थान है जो महत्वपूर्ण है, उन्हें मैंने इसमें लिख रखा है, जो मैं आपको सीरियल वाइज नीचे की ओर समझाती चलूँगी। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा आंदोलन कहते हैं, पहले आंदोलन के रूप में हम लेते हैं 1857 के विद्रोह को, और दूसरा आंदोलन कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और एक है अगस्त प्रस्ताव। तो दोनों के बीच डिफरेंस याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने से पूर्व पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और अगस्त क्रांति 1942 में शुरू की गई थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत से उन्हें हटाने के लिए। तो दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, वो अगस्त प्रस्ताव है और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये अगस्त क्रांति है। तो आइए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ आपके लिए लिखा है वो लिखा है कांग्रेस कार्य समिति बैठक। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने पहले टॉपिक के रूप में लिखा है कांग्रेस कार्य समिति बैठक। अब बात आती है कि ये बैठक थी क्या। तो 14 जुलाई 1942 को, देखिए मैंने सबको पॉइंट वाइज कर दिया है आपके लिए तिथि। इस बैठक की तिथि थी 14 जुलाई 1942। इस तिथि को वर्धा में, कहाँ, वर्धा में कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक का आयोजन होता है, जिस आयोजन के अध्यक्षता जो करने का कार्यभार है ये निभाते हैं, मैंने यहाँ देखिए लिखा है तिथि 14 जुलाई 1942, स्थान वर्धा, और अध्यक्ष बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब इसको रिएक्शन के तौर पर देख सकते हैं, कारण के तौर पर देख सकते हैं। क्रिप्स मिशन के आने के बाद का ये रिएक्शन था, क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तो ये उसके बाद का रिएक्शन था, वो हम लोग इसके कारण में देखेंगे। तो अध्यक्षता करने का काम करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, और उस प्रस्ताव का नाम था भारत छोड़ो। उस प्रस्ताव का नाम क्या दिया जाता है, भारत छोड़ो। तो पारित प्रस्ताव जो था वो था भारत छोड़ो। अब बात आती है कि इस बैठक में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे।
तो सभी व्यक्ति का नाम तो आप नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की 42वीं बैठक में भाग नहीं लिया था। 3 इसमें से लेने वाले का नाम होगा, एक अलग होगा। कौन प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया था? तो 3 नहीं लेने वाले का नाम होगा, एक लेने वाले का होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अध्यक्षता ये भी यही कर रहे थे। कांग्रेस का जो सरकारी इतिहास लिखने वाले इतिहासकार हैं पट्टाभी सीतारमैया, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वयं महात्मा गांधी, जीबी पंत। 1947 में जब कांग्रेस आज़ाद मतलब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के वर्तमान उस समय जो अध्यक्ष रहे जेबी कृपलानी, भारतीय कोकिला कही जाने वाली सरोजनी नायडू, प्रफुल्ल चंद्र घोष, हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सैयद महमूद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष की उपाधि है जिनकी। तो ये वो प्रमुख नाम हैं जो इस बैठक में शामिल था। आप देख लीजिए, मौलाना आज़ाद हैं, पट्टाभी सीतारमैया हैं, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जीबी पंत, जेबी कृपलानी, सरोजनी नायडू, प्रफुल्ल चंद्र घोष, जवाहरलाल नेहरू, सैयद महमूद, वल्लभ भाई पटेल। तो ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया। अब ये प्रस्ताव पारित हो गया कि हम एक आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन की पृष्ठभूमि होगी कि हम अंग्रेजों को भारत से कहेंगे भाई जी बहुत हो गया भैया, आपने बड़ा शासन कर लिया, हमें नहीं चाहिए आपका विकास, हमें नहीं चाहिए आपकी कोई भी सुझाव, कोई भी योजना। अब आप हम कृपया करके भारत छोड़िए और यहाँ से जाइए। जिसके लिए गांधी जी ने नारा भी दिया, करो या मरो। इसी आंदोलन के दौरान डू और डाई का नारा दिया था गांधी जी ने। तो इसके बाद जब ये 14 जुलाई 1942 को ये प्रस्ताव पारित हुआ तो आफ्टर 1 मंथ, जुलाई के बाद अगस्त में अब सीधे सीधे कांग्रेस का अधिवेशन होता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति का, जिसमें होता है कि चलो अब तो प्रस्ताव तो पारित हो गया, अब बिगुल बजा दो, अब आंदोलन छोड़ दो, छेड़ना है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है और ये बैठक होती है 7 अगस्त 1942 को, यानी कि 14 जुलाई 1942 को प्रस्ताव आने के बाद 7 अगस्त 1942 को बैठक होती है। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बम्बई, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक ऐतिहासिक मैदान है, ग्वालियर टैंक मैदान। बाद में इस मैदान का नाम अगस्त क्रांति मैदान भी कर दिया गया। तो वो स्थान था ग्वालियर टैंक मैदान, जहाँ ये बैठक चल रही थी। और इस बैठक में ही 8 अगस्त को ये घोषणा कर दी जाती है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना है। 8 अगस्त 1942 घोषणा हो गई। 7 अगस्त को बैठक शुरू होती है, 8 अगस्त को घोषणा होती है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना है। अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए जो प्रस्ताव था उसे प्रस्तुत किसने किया? जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो इसका समर्थन किसने किया और इसका आलेख किसने दिया? तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे नजर रखनी है। क्वेश्चन दे देगा, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बैठक कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर टैंक बम्बई में। किस बैठक में निर्णय लिया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में। इस बैठक का आयोजन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका समर्थन यानी कि इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया?
तो इसका समर्थन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब इसका आलेख कौन तैयार किया? तो इसमें दो व्यक्ति का नाम प्रमुखता से आता है, एक है गांधी जी और दूसरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये तीन बिंदु में इसे ध्यान रखिएगा, प्रस्तुति, समर्थन और आलेख, ये तीन बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि आंदोलन की जाएगी, यहाँ आकर घोषणा हो गई कि चलो आंदोलन प्रारंभ करते हैं, बिगुल बज गया। अब जबकि आंदोलन का बिगुल बज गया, अब हम चलते हैं उस पड़ाव पर जहाँ हम ये देखेंगे कि आंदोलन के दौरान हो क्या रहा था, आंदोलन के दौरान कौन सी गतिविधि कब कहाँ हो रही थी। तो 8 अगस्त को घोषणा होने के साथ ही इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, आरंभ हो जाती है 9 अगस्त 1942 को। जैसे ही घोषणा हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन हम शुरू करते हैं, तो अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन का एक नाम दिया गया था ऑपरेशन जीरो ओवर। क्वेश्चन दे देगा ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो आरंभ होता है 9 अगस्त 1942 को, इसका कुट नेम था ऑपरेशन जीरो ओवर। अब जैसे ही ये आंदोलन शुरू होता है, अंग्रेज़ों को बेचैनी हो जाती है कि अब क्या करें। तो यहाँ से ये गिरफ्तारियों का दौर शुरू करते हैं, अरेस्ट करने लगते हैं उन लोगों को जो इस आंदोलन में प्रमुख थे। अब इस आंदोलन में प्रमुख कौन थे? गांधी जी थे, कुछ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे। तो यहाँ से एक नया अंग्रेज़ों का क्रम शुरू होता है, और वो क्रम था कि कैसे हम इस आंदोलन को दबा सकते हैं, कैसे इसे हम रोक सकते हैं। तो गिरफ्तारियाँ शुरू होती हैं गांधी जी की और अन्य कांग्रेसी नेताओं की। हमने यहाँ पर कुछ प्रमुख उन स्थलों को बांट कर लिखा है जहाँ इन लोगों को अरेस्ट करके मुक्ता रखा गया था। वैसे तो ये आंदोलन पूरे भारत में शुरू हो गया था। इसका क्षेत्र की अगर बात की जाए तो समूचा भारत, अगर 1857 की क्रांति के बाद बहुत बड़े पैमाने पर हम कहीं आंदोलन देखा तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन, और इस आंदोलन में पूरा भारत सम्मिलित था। लेकिन कुछ प्रमुख जगह था जहां आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके रखा गया था, जिनमें 4 जगह को हम देखेंगे। यहाँ आगा खां पैलेस पूना, अहमद नगर का किला, बांकीपुर जेल पटना और हजारीबाग सेंट्रल जेल हजारीबाग। उस समय क्योंकि हजारीबाग झारखंड कुछ था नहीं, सब बिहार के हिस्से थे, तो ये 2 जेल बांकीपुर और हजारीबाग बिहार के अंतर्गत थे। क्योंकि इस आंदोलन में बिहार काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था, तो यहाँ भी 2 जेलों में इन्हें रखा गया था, बांकीपुर में और हजारीबाग में। क्योंकि यह आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, तो जो प्रमुख नेता थे वो लोग महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे। तो हम देखते हैं आगा खां पैलेस का, अहमदनगर के किला का भी प्रयोग होता है। तो जो सबसे पहली कतार के नेता थे गांधी जी, सरोजनी नायडू, इन दोनों को रखा गया आगा खां पैलेस में। किसे किसे? गांधी जी को और सरोजनी नायडू को, इन दोनों को रखा गया आगा खां पैलेस में पूना। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर PC घोष, पटबे सीतारमैया, सैयद महमूद, JB कृपलानी, सब अग्रणी श्रेणी के ही नेता में थे। इन्हें रखा गया अहमदनगर के किला में। इसके बाद जो बिहार में नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें रखा गया बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल पटना। उसके बाद हजारीबाग सेंट्रल जेल में शिव कुमार और रामानंद को रखा गया। शिव कुमार और रामानंद को कहाँ रखा गया? हजारीबाग सेंट्रल जेल में। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ कैद कर रखा गया था? तो आपका आंसर सीधे सीधे है आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस में गांधी जी के साथ कौन से प्रमुख क्रांतिकारी या उनके सहयोगी थे?
तो सरोजिनी नायडू वही थी। क्वेश्चन दे देगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में बंद थे? तो बांकीपुर जेल। इसी वक्त एक और घटना घटी थी। जयप्रकाश नारायण, जब यह आंदोलन शुरू होता है तो वो बंद होते हैं हजारीबाग सेंट्रल जेल में पहले से ही। और जब उन्हें पता चलता है कि गांधी जी ने आह्वान किया है भारत छोड़ो आंदोलन का, तो उस आंदोलन में भाग लेने के लिए हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार फांद के भाग जाते हैं और जाकर आंदोलन में भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दे देगा कि जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लेने के लिए हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार फांदी थी? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित स्थान है कि उन्हें कहाँ कैद करके रखा गया था। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि आंदोलन में जो भागीदारी थी वो पूरे भारतवर्ष की थी, समूचा देश इसमें शामिल था। इसके बाद हम अगर देखें प्रभावित क्षेत्र, किस आंदोलन में कौन कौन से भाग सबसे ज़्यादा भारत के प्रभावित हुए, तो उसमें बम्बई है, क्योंकि आंदोलन शुरू बम्बई से हो रहा था। हम लोग प्रारंभ से ही देख रहे हैं कि जितनी भी राष्ट्रीय आंदोलन विद्रोह हो रही थी सबसे ज़्यादा बंगाल के क्षेत्रों में होती है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षा का प्रसार सब कुछ पहले बंगाल से हुआ। तो बम्बई, बंगाल। इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर भाग बिहार ने लिया। वर्तमान में हम बिहार में ही देखते हैं, झारखंड वो भी इसमें ही सम्मिलित था, क्योंकि हजारीबाग जेल में भी थे। 1936 में बिहार से अलग प्रांत बन चुका था उड़ीसा, तो उड़ीसा भी इससे प्रभावित था। उत्तर प्रदेश भी प्रभावित था और दक्षिण भारत में मद्रास भी प्रभावित था। तो अगर सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मद्रास, ये वो प्रमुख क्षेत्र थे जो इस आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। इस आंदोलन में जो एक नई बात आई थी, वो नई बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने एक अपना गुप्त रेडियो प्रसारण चालू किया था, रेडियो स्टेशन के द्वारा। ये क्रांतिकारियों का गुप्त रेडियो प्रसारण था, जिसे गुप्त रूप से, नियमित रूप से प्रसारित कर रहे थे राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी को, उनकी विचारधाराओं से कौन परिचित नहीं होगा। तो कांग्रेस के जो रेडियो था इसका गुप्त प्रसारण संभाल रहे थे राम मनोहर लोहिया, और इनकी टेक्निकल टीम जो थी उसकी प्रमुख सदस्य थी उषा मेहता। ये भूमिगत थी, ये फ्रंट पर नहीं थी, लेकिन उषा मेहता थी जिन्होंने इस प्रसारण की शुरुआत की थी। उस टीम की सदस्य थी, प्रमुख सदस्य थी। प्रसारण 2 जगह से हो रहा था, बम्बई से और नासिक से। प्रसारण ये दोनों महाराष्ट्र में ही था, और क्योंकि आंदोलन का शुरुआत महाराष्ट्र था तो प्रसारण 2 जगह से हो रहा था, बम्बई और नासिक से। भारत में पहली बार ये एक गतिविधि हुई थी क्रांतिकारियों द्वारा, पहली बार कि ये रेडियो का प्रसारण शुरू किए थे। ये सारी बातें भारत छोड़ो आंदोलन के पहले की पृष्ठभूमि, कब बैठक हुई, किसने किया, और आंदोलन का एक हम देख सकते हैं विधिवत कहाँ से कैसे चला। ये तो हमने देखा कि बहुत सारे भारतीय नेता कैद हो गए, कांग्रेस के नेता कैद हो गए। इसमें एक व्यक्ति जो कि भारतीय नहीं है, उनका नाम बराबर आता है, और वो है लुई फिशर। आप यहाँ डायग्राम देख रहे होंगे, लुई फिशर। ये एक व्यक्ति है जो भारतीय नहीं है, लेकिन इस आंदोलन से इनका गहरा जुड़ाव की वजह ये थी कि लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार थे। मैं यहाँ एक डायग्राम इनके बारे में बना दी हूँ, क्योंकि इनके बारे में कई चीज़ें हैं। तो लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार थे जो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, गांधी जी पर रिसर्च कर रहे थे। लुई फिशर पूरे आंदोलन में गांधी जी के साथ रहते हैं, पूरे आंदोलन के दौरान ये गांधी जी के साथ रहते हैं। बाद में इन्होंने ही महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। तो ये महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं। कौन? लुई फिशर। लुई फिशर वो अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी कि हाँ, भारतीयों की मांग जायज़ है, इन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
तो लुई फिशर को भी प्रमुखता से देखिएगा, क्योंकि लुई फिशर क्वेश्चन दे देगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा अमेरिकी पत्रकार भारत में मौजूद था, तो लुई फिशर। या भारत छोड़ो आंदोलन को कवर करने वाला अमेरिकी पत्रकार कौन था, लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन है, लुई फिशर। पूरे आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ रहने वाला अंग्रेज कौन था, लुई फिशर। और कौन सा अमेरिकी पत्रकार था जिसने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी, तो लुई फिशर। अब हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ प्रमुख कारण और उससे जुड़े कुछ प्रमुख नारे या तथ्य को। जैसा कि मैंने आपसे भी कहा कि मैं अब आंदोलन की थोड़ी सी पृष्ठभूमि की तरफ आपको ले जाऊंगी, तो मैं आपको इसमें पहले दो चीज़ पे आपका ध्यान दूंगी। एक, आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, आंदोलन के बीच में आंदोलन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं, और फिर आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो अक्सर क्वेश्चंस के रूप में सामने आ जाते हैं। चलिए हम बात पहले कर लेते हैं आंदोलन के कारण की। देखिए 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से पहले अगस्त प्रस्ताव रखा गया, तो ब्रिटेन पर अमेरिका और मित्र राष्ट्र के अन्य देशों द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप भारतीयों की मांग पर ध्यान दें, भारतीयों की मांग पर विचार करें। तो उन्होंने स्टॉफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। जब क्रिप्स मिशन भारत आए और उनकी बातों से कोई सहमत नहीं हुआ, क्रिप्स मिशन असफल हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया कि भारतीय नहीं चाहते थे ब्रिटिश के अंडर में रहना। तो अगर आंदोलन के पहले कारण के रूप में आप देखेंगे तो वह क्रिप्स मिशन की असफलता, क्योंकि क्रिप्स मिशन की असफलता से भारतीयों में असंतोष था। भारतीयों को अब लगने लगा कि हमें स्वतंत्रता के लिए अब सीधे फाइट करनी होगी। दूसरा, भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध उनको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था मित्र राष्ट्र की तरफ से, क्योंकि ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में था और भारत को ना चाहते हुए भी युद्ध में शामिल होना पड़ा था मित्र राष्ट्र की ओर से। तो ये भी एक कारण था असंतोष का, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय शामिल हो चुके थे, देख चुके थे कि युद्ध के बाद उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, युद्ध के बाद उनकी कोई मांग नहीं मांगी गई, इसलिए अब भारतीय युद्ध में शामिल होना नहीं चाहते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीयों को ज़बरदस्ती शामिल किया गया वो अब इससे तंग आ चुके थे, बाहर आना चाहते थे। तीसरा कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो एक छोटा सा देश था, वो जिस तरह से मित्र राष्ट्र को हरा रहा था, उतना दूर पर्ल हार्बर पर हमला करता है, बर्मा पर कब्जा कर लेता है, सिंगापुर की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि धीरे धीरे ब्रिटेन को पीछे की तरफ ढकेल रहा था। अब भारतीयों को भय हो गया कि क्योंकि जापानियों से हमारा कोई युद्ध नहीं है, लेकिन क्योंकि जापानियों का युद्ध ब्रिटेन से है, दोनों अलग अलग हैं, तो अगर जापानी भारत तक पहुंच जाते हैं तो कहीं भारतीयता को भी जापानियों से खतरा ना हो जाए, कई भारतीयों को जापानियों के साथ युद्ध न करना पड़े। तो जापान के साथ युद्ध का भय सामने आने लगा। अब महात्मा गांधी को लग रहा था कि हमें जापानियों के साथ न लड़ना पड़े, इससे अच्छा है कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले जाएं और जापानी जो कि अंग्रेज़ के दुश्मन हैं वो हमसे युद्ध ना करेंगे, वो भी चले जाएंगे। अगला कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण चीज़ों की दाम बढ़ गए थे, महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, जिसका परिणाम था तेलंगाना विद्रोह, जो कि 1946 में शुरू होता है और चलता है 1951 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लोगों में असंतोष था, उथल पुथल हो गया था, अराजकता थी, हर चीज़ बिखरा हुआ था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस युद्ध का अंत कैसे होगा। तो लोग उस स्थिति से अब निकलना चाहते थे और लोगों को लगने लगा था कहीं ना कहीं कि हम पर यह युद्ध क्योंकि ब्रिटेन के साथ होने की वजह कर हो रहा दबाव में है, तो अगर ब्रिटेन हमारे यहाँ से चले जाते हैं, ब्रिटिशर चले जाते हैं, तो हम इस युद्ध से बाहर निकल जाएंगे। तो आर्थिक असंतोष की स्थिति थी, महंगाई बढ़ रही थी, लोग अब स्थिरता चाह रहे थे। और
एक अंतिम कारण के रूप में जो हम लोग देखते हैं वो ये था कि क्योंकि बर्मा, जो कि पहले भारत का अभिन्न अंग था, 1936 में बर्मा को ब्रिटिश ने आज़ाद कर दिया। बहुत सारे भारतीय जो बर्मा में बसे हुए थे, जो उस क्षेत्र से अब इस क्षेत्र में आ रहे थे, तो जब वो अपना घर द्वार छोड़कर, मालो असबाब छोड़कर बर्मा के क्षेत्र से भारत की तरफ प्रवेश कर रहे थे, तो उनके साथ तो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उनके साथ एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं अपनाया जा रहा था। और क्योंकि ये बर्मा के लोग भारतीय मूल के थे, तो इससे भी असंतोष था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बर्मा के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो ये सारे कारण कहीं ना कहीं हौच-पौच हो रहे थे और लोग अब बाहर निकलना चाह रहे थे इन चीज़ों से। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो आंदोलन के कारण के रूप में आप देख सकते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध में ज़बरदस्ती शामिल किया जाना, जापान के साथ युद्ध का भय, आर्थिक असंतोष की स्थिति और बर्मा के लोगों के साथ दुर्व्यवहार। तो इन सारे कारणों ने भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म दिया। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और भारतीय नेताओं को, गांधी जी को, सबको जेल में बंद कर दिया गया, तो एक कमेटी गठित की गई जांच करने के लिए कि यह आंदोलन हुआ क्यों, इस आंदोलन का कारण कौन है, इस आंदोलन के लिए किसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे टी विंकेडन। ये मध्य प्रांत के जज थे, ये मध्य प्रांत के जज थे। किसके जज थे? मध्य प्रांत के जज थे। टी विंकेडन ICS कैडेट के रैंक के अधिकारी थे। इनको इस जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है और ये 29 नवंबर 1943 को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और इनकी रिपोर्ट के अनुसार इस आंदोलन को करने का, इस आंदोलन का पूरा ठीकरा गांधी जी और प्रमुख कांग्रेसी नेता पर फोड़ दिया जाता है कि भैया इन्हीं लोगों ने सारा असंतोष पैदा किया, इन्हीं लोगों के कारण ये आंदोलन हुआ, सारी उथल पुथल हुई। अब गांधी जी वायसराय को पत्र लिखते हैं, परंतु उनके पत्र का कोई गंभीरता से जवाब नहीं मिलता है, दोषी उनको ही माना जाता है। जिसके उपरांत 10 फरवरी 1943 से गांधी जी उपवास कर लेते हैं, आमरण अनशन करते हैं कि मैं अन्न जल का त्याग करके भूख हड़ताल करूंगा। गांधी जी की आयु भी अधिक थी और स्वास्थ्य भी सही नहीं था। 21 दिन तक गांधी जी का उपवास चलता है। उपवास के दौरान गांधी जी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि गांधी जी शायद मृत्यु को भी प्राप्त कर देते अगर उनका उपवास खत्म ना करवाया जाता। कहा जाता है कि गांधी जी की ऐसी स्थिति थी कि उस दौरान गांधी जी के अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया जेल में ही करने के लिए अर्थी भी तैयार कर दी गई थी कि आगा खां पैलेस में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, क्योंकि गांधी जी का अगर बाहर शव निकलता है तो फिर जनता को काबू करना मुश्किल होगा। तो गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी आगा खां पैलेस में हो जाती है, परंतु गांधी जी बड़ा समझाने के बाद अपना 21 दिन के बाद उपवास तोड़ते हैं। गांधी जी कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे। इसी आगा खां पैलेस में कैद रहते हुए गांधी जी को 2 बुरे समाचार भी मिलते हैं। पहला समाचार उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु की। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु उसी दौरान हो जाती है जब गांधी जी आगा खां पैलेस में कैद थे। दूसरा समाचार मिलता है उनके निजी सचिव रहे महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है। दोनों समाचार गांधी जी के लिए दुखद था, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु और महादेव देसाई की मृत्यु। और गांधी जी बंधे आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस जो कि गांधी जी के लिए शमशान घाट बनने वाला था, अब गांधी जी क्योंकि बीमारी से ग्रसित थे लेकिन उपवास तोड़ चुके थे, तो उनकी बीमारी को देखते हुए, उनकी आयु को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ये फैसला करती है कि 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर देती है। 42 में पकड़ा, 44 में छोड़ दिया, गांधी जी को रिहा कर देती है। अब इस आंदोलन में कुछ प्रमुख तथ्य, कुछ कथन है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि इस पूरे आंदोलन में जो पृथक बैठा था, जिसने आंदोलन में भाग नहीं लिया,
वो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आरएसएस ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। आरएसएस इस आंदोलन से अलग रहता है, खुद को हाथ उठा लेता है अंग्रेजों के सामने कि भैया हम इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं। तो अगर क्वेश्चन दे दें कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं थी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस आंदोलन में शामिल नहीं थी, पृथक थी। कुछ कथन हैं जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दो, यह किसने कहा, महात्मा गांधी ने। 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह भारत छोड़ो आंदोलन था, यह किसने कहा, लॉर्ड लिथगो ने। लॉर्ड लिथगो ने कहा। एक देखिए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, भारत भारतीयों के लिए छोड़ दो महात्मा गांधी, 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह लॉर्ड लिथगो। एक कथन और है, गांधी जी ने 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस के अवसर पर एक लाइन कही थी कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो चुका था 14 जुलाई को ही। तो उन्होंने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं। दोधारी यानी कि इसके दोनों ओर धार है, अगर हम अगले को वार करेंगे तो वार हमको भी लग सकती है, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। तो अगर ये कथन दे दें कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है, यह किसका कथन है, तो हमारा आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। या यह किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। यह दे देगा कि जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कब कहा था, 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस के अवसर पर यह कथन कहा था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने भारत छोड़ो आंदोलन को अलग अलग बिंदुओं से आपके समक्ष रखा और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और बड़ी आसानी से आपको पूरी की पूरी आंदोलन कारण से लेके महत्व से लेके बैठक से लेके तिथि तक सब कुछ याद हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।